यहाँ से हमारे पार्टनरशिप की शुरुआत होती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप में फीचर्स क्या हैं। तो वो बेसिक थ्योरी तो चलो हम सबको पता ही है, लेकिन अब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या-क्या हैं, उसे देखते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है, ये एक तरह से हमने जो बचपन में पी&एल अकाउंट बनाया है, उसी का एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन का मतलब कि जैसे हम पी&एल अकाउंट बनाते थे बचपन में, बिल्कुल उसी तरह पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया जाता है। अब इसमें हम क्या-क्या करते हैं? हम अगर सबसे पहले देखें नेट प्रॉफिट, उसको हम क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं। अब फर्म को जितनी भी चीज़ें पार्टनर्स से लेनी है, उसको वो क्रेडिट साइड पर लिख लेती है। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो जितने भी पार्टनर होंगे उनसे जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना होगा उसे क्रेडिट साइड पर लिख लेंगे। और जितने भी एप्रोप्रिएशंस होते हैं जो हमें पार्टनर को देने हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर की सैलरी या कोई कमीशन, और अगर कभी कभी हम अपना कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफ़र करें, तो इन तीनों चीज़ों को हम डेबिट साइड पर लिख लेते हैं। बाकी हाँ, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस होगा, तो ऑब्वियसली हम उस नेट लॉस को डेबिट साइड पर लिखकर प्रेजेंट कर देंगे। फिर जब दोनों साइड का टोटल हम करते हैं, तो हमारा एक बैलेंसिंग फिगर बचना शुरू हो जाता है। तो डेबिट साइड में बच गया, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट बच गया। क्रेडिट साइड पर बच गया, और क्वेश्चन में अगर बोला होगा कि भाई लॉस हो सकता है, तो ही लॉस लिखेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन में नहीं लिखा तो फिर हम लॉस लिखते नहीं हैं, क्योंकि लॉस आने का मतलब तो ये हो गया कि हमारे एप्रोप्रिएशन से ज़्यादा हो गए हमारे अवेलेबल प्रॉफिट से। तो उस केस में फिर हम अलग से डील करते हैं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में बांट कर, जो हम आगे भी देखेंगे। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन ने बोल रखा है कि कोई बात नहीं लॉस आने दो, तो फिर हम लॉस को ही लिख देंगे। तो मोटा मोटा स्ट्रक्चर जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, वो ऐसा होता है। ठीक है ना? तो इसी का जो कॉन्सेप्ट है, उसका थ्योरेटिकल पॉइंट बनता है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या फ़र्क होता है। तो आप एक सिंपल सी बस बात याद रखना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब हो गया कि ये हमारा एक तरह से खर्चा है, एक्सपेंस है, जिसे हम पी&एल अकाउंट में डेबिट करते हैं। और ये कभी भी प्रॉफिट से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये चार्ज का मतलब है पे करने पड़ते हैं फर्म को, चाहे फर्म को नुकसान भी क्यों ना हो जाए। तो इसके 2-3 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, हमने पार्टनर से लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट देना है। या रेंट पेड टू पार्टनर, पार्टनर को रेंट देना है या मैनेजर को कमीशन देना है। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि ये हम अपने प्रॉफिट में से ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि इसमें कोई लॉस की संभावना नहीं होती, और ये हम अपने पार्टनर्स को पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर देते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसमें देखो लिखा भी है कि इट कैन नॉट एक्सीड अवेलेबल प्रॉफिट, तो इसमें कभी नुकसान नहीं होता। एप्रोप्रिएशन हमेशा प्रॉफिट होने के बाद ही दिया जा पाता है। तो जैसे आपने पार्टनर को सैलरी दी, पार्टनर को आईओसी दिया, या आपने पार्टनर्स के बीच में डिविजिबल प्रॉफिट को बांट दिया, तो इन चीज़ों को हम बोल देंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है ना? अब आती है मुंशीगिरी पर 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला, आपने पार्टनर से लोन लिया। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को। आपने पार्टनर से लोन लिया, तो पार्टनर से लोन लेने के बाद आपको उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इस इंटरेस्ट ऑन लोन की क्या जर्नल एंट्री होती है? तो इसकी 2 जर्नल एंट्री होती हैं, बाद में हम चाहें तो मर्ज भी कर सकते हैं। पहली होती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसीलिए डेबिट हो गया, टू लोन अकाउंट, और फर्म इसको एक अपनी लाइबिलिटी भी मानता है, तो इसीलिए लोन अकाउंट में क्रेडिट हो गया। और जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी एक्सपेंस साल के एंड में कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है? पी&एल में। तो सेकेंड एंट्री बन जाती है पी&एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अगर आप ध्यान से दोनों एंट्रियों को मर्ज भी कर दो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कट जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट जो बना वो ये कि पी&एल अकाउंट में इसको डेबिट में लिख देंगे, और लोन अकाउंट के अंदर ये एक तरह से लाइबिलिटी को बढ़ा देगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कॉन्सेप्चुअली आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है ना? तो ये तो होता है जब पार्टनर से आपने लोन लिया और उसको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया।
इसी प्रकार इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टे का मतलब कभी कभी फर्म जो होती है वो पार्टनर को लोन देती है। तो अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो फिर वो पार्टनर से बदले में इंटरेस्ट लेगी। अब ये इंटरेस्ट तो फर्म के लिए इनकम बन गई, क्योंकि फर्म को तो मिलेगा पैसा। तो इसकी एंट्री क्या होगी? तो देखो इसकी एंट्री होगी, दो एंट्रियां। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर से लेना है इसीलिए उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्म के लिए इनकम हो गई इसीलिए इस इनकम को क्रेडिट कर दिया। और अब आप तो जानते ही हो कि इनकम जो होती है वो ईयर के एंड पर हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं किसी भी इनकम को। तो इनकम को हम ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल के क्रेडिट साइड पर। तो सेकेंड एंट्री आपकी बन गई इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। तो बेसिकली ये हो गई इंटरेस्ट की एंट्री। तो अगर आप दोनों को मर्ज करोगे और कॉन्सेप्चुअली सोचोगे तो आपकी एंट्री बनी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी पार्टनर से आपने ले लिया और आपके पीएनएल में क्रेडिट साइड पर वो चला गया। तो कॉन्सेप्चुअली आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। और इसी तरह तीसरी चीज, रेंट पेड टू पार्टनर। अब कई बार फर्म जो होती है वो अपने पार्टनर को रेंट देती है, क्योंकि मान लेते हैं फर्म ने पार्टनर से कोई प्रॉपर्टी ले ली, जमीन ले ली, जगह ले ली, तो पार्टनर को कई बार फर्म रेंट कहती है कि हम आपको रेंट देंगे। तो इसका नेचर भी चार्ज वाला ही होता है, यानी कि ये भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो इसकी एंट्री देखो क्या बनी, पहले रेंट देने की एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट आपका एक एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट हो गया। टू, रेंट पेबल अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो या तो आपने पे अभी नहीं करा तो आप उसको लाइबिलिटी मान रहे हो, और अगर आपने पे कर लिया तो आपने बैंक से पैसे दे दिए। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और फिर से वही लॉजिक, ईयर के एंड पर आप अपने एक्सपेंस को कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? पीएनएल में। तो आपकी एंट्री बन गई पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो बेसिकली ये आपकी सिंपल एक रेंट की एंट्री बन गई। तो इस पे छोटा सा क्वेश्चन 3 नंबर का या 1 नंबर का आपसे पूछ सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, उसमें से या तो रेंट या इंटरेस्ट लेना या देना दे देगा और कहेगा इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाओ। तो आप इसकी जर्नल एंट्री कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद आता है दूसरा अगला कॉन्सेप्ट की पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? तो इसके बच्चों दो तरीके होते हैं, ठीक है? आपको बस याद रखना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना बैठे बैठे वहाँ। दो मेथड्स होते हैं, एक मेथड को बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक मेथड को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल का मेथड मतलब ये समझ लो कि दो मटके बन रहे हैं। एक मटके में हम कहते हैं कि ये पानी जो डालेंगे हम, ये फिक्स रहेगा, यानी कि इसमें एक बार पानी डालने के बाद ढक्कन लगा दिया ऊपर, अब इसको हमें खोलना नहीं है। तो एक मटका हो गया फिक्स। लेकिन दूसरे मटके पे ढक्कन नहीं लगाया, दूसरा मटका होता है जिसमें कभी पानी डालेंगे कभी पानी निकालेंगे, मतलब सारी एडजस्टमेंट्स दूसरे मटके से करते रहते हैं। इस मटके को नाम दे दिया करंट अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो होता है उसमें आपको दो अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं, एक होता है कैपिटल फिक्स्ड और एक होता है करंट अकाउंट। अब फिक्स्ड कैपिटल में सिर्फ ढक्कन तभी हटेगा या तो आप कोई और एडिशनल कैपिटल लेकर आए या आपने कोई कैपिटल को विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ ऑफ कैपिटल और ड्राइंग में फर्क होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना। विड्रॉ ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि ये परमानेंट नेचर का है, आपने अपनी पूंजी ही विड्रॉ कर ली बिजनेस से। ड्राइंग एक अलग चीज होती है, ड्राइंग तो सिंपली है कि आपने 1-2 दिनों के लिए इमरजेंसी में पैसे निकाल लिए घर के काम के लिए, बाद में वापस ले आओगे चाहे। तो करंट अकाउंट में आप बाकी सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हो। तो ये तो हो गया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम। दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड सिस्टम। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड सिस्टम में हम एक ही मटका बनाते हैं और उस मटके में हम सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी कि कैपिटल भी, सारी अदर बातें भी, और ढक्कन इसका खुला हुआ होता है। तो कुछ भी लेना देना अगर करना है पार्टनर से तो वो हम इस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है ना? तो ये हो गई सिंपल दो तरह के कैपिटल अकाउंट सिस्टम। बाकी क्वेश्चन अगर कभी साइलेंट हो तो आप बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही मानते हो, एक मटका मान लेते हो। अच्छा, अब आता है एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में कि कभी कभी हमारे अप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो जाएंगे और अवेलेबल प्रॉफिट्स हमारे पास कम होंगे।
जैसे इसका एक छोटा सा डेमो बना लेते हैं। मान लेते हैं आप एक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, आपने उसमें नेट प्रॉफिट लिख लिया, मान लेते हैं 1000 रुपये, आपने उसमें IOD लिख लिया 200 रुपये, तो आपका क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 1200 रुपये। फिर उसके बाद आप IOC लिख रहे थे, तो IOC थी मान लेते हैं 1600 रुपये, और आप फिर सैलरी लिख रहे थे, सैलरी मान लेते हैं 800 रुपये। अब जब आपने देखा कि अरे हमने अप्रोप्रिएशंस करे और हमारा अप्रोप्रिएशंस तो ज़्यादा आ गया और उतना तो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट भी नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं? ऐसे में हम अप्रोप्रिएशंस का रेशो निकालते हैं, यानी कि IOC जो कि है 1600 और सैलरी जो कि है 800, तो आप इनका रेशो निकाल लोगे 1600 800 800, तो 1600 800 800 का मतलब हो गया 2:1। तो अब आपको अपने अवेलेबल प्रॉफिट्स को यानी 1200 रुपये को 2:1 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप 1200 को 2:1 में डिवाइड करोगे तो वो आएगा 800 और 400। तो IOC में एक्चुअली में आप 800 लिखोगे और सैलरी में आप एक्चुअली में 400 लिखोगे। तो ये बेसिकली एक छोटा सा 3 नंबर क्वेश्चन बन जाता है कि अप्रोप्रिएशंस ज़्यादा होंगे और आपका हो सकता है अवेलेबल प्रॉफिट कम होगा, तो आप उस केस में रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन निकाल कर अपने अवेलेबल प्रॉफिट्स को उसमें डिवाइड कर देना। अच्छा जी, अब आते हैं जी अगले कॉन्सेप्ट पर। अब क्वेश्चन आपसे कहेगा IOC निकालो, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। तो बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा टाइम के हिसाब से निकाला जाता है। आप बस सिंपल मेरी ये बात याद रखना। टाइम बेसिस का मतलब ये हो गया कि जैसे ओपनिंग में आपकी जो भी कैपिटल थी, अब आप 2 महीने बाद उसे चेंज कर देते हो, 2 महीने बाद आप घर से एडिशनल कैपिटल और ले आते हो, तो 2 महीने के लिए इंटरेस्ट हम पहले ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट कर लेंगे। अब जब आप और एडिशनल कैपिटल ले आए तो आपकी कैपिटल बदल जाएगी, तो वो बदल के जितनी भी होगी फिर आपको आगे का इंटरेस्ट उस पर देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं अगले 4 महीने आपकी कैपिटल वो चलती रही, तो आप अगले 4 महीने का इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट कर दोगे। 4 महीने बाद मान लेते हैं आपने कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए कैपिटल में से, तो आपकी कैपिटल फिर से बदल जाएगी, तो अब आगे का इंटरेस्ट फिर आप इस बदली हुई कैपिटल पर दोगे। तो मान लेते हैं अब रिमेनिंग साल जो बचा 6 महीने का, उस पे आपकी कैपिटल ये चलती रही। तो आपको बेसिकली इंटरेस्ट को भी इस प्रकार से तोड़ना पड़ेगा। तो ओपनिंग कैपिटल पर पहले आप इंटरेस्ट दोगे 2 महीने का, फिर इस कैपिटल पर इंटरेस्ट दोगे आप 4 महीने का, फिर इस कैपिटल पर आप इंटरेस्ट दोगे 6 महीने का। तो इंटरेस्ट जो होता है कैपिटल पर वो आपको हमेशा टाइम के आधार पर निकालना पड़ता है। तो अगर कैपिटल में परिवर्तन हुआ तो फिर आपको इंटरेस्ट भी समय के अनुसार निकालना पड़ेगा। तो यही बात आपको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है ना। बाकी कह रहा है अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह समझो, तो इसका मतलब ये होता है कि फिर तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज बन गया अब। और चार्ज बनने का मतलब है कि अब आपको चाहे लॉस भी क्यों ना हो जाए तो भी आपको पूरे इंटरेस्ट के पैसे को देना ही पड़ेगा। तो ये बात का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगर फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रही है तो ऐसे में ध्यान रखना है करंट अकाउंट के बैलेंसेस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं होगा। कई बच्चे ये भी गड़बड़ कर लेते हैं कि वो करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं और उस पर भी अपना IOC निकाल के आ गए, तो नहीं, करंट अकाउंट के बैलेंसेस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं निकालना है, इस बात का याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप एग्जाम में गलत करोगे, तो सर एग्जाम में हम क्या गलत करेंगे? एग्जाम में आप ये गलत करोगे कि क्वेश्चन आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं देगा, क्वेश्चन आपको क्लोजिंग कैपिटल देगा, और आप क्योंकि जोशीले बच्चे हो तो आप उसी क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आ जाओगे। तो इस बात का ही ध्यान रखना है, यानी कि अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन ने, तो कई बार आपको पहले ओपनिंग कैपिटल खुद निकालनी पड़ेगी। तो ओपनिंग कैपिटल सर हम कैसे निकालेंगे? तो अगर तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं हम, तो क्लोजिंग कैपिटल जो गिवन है उसमें आप वो सारी चीज़ें जोड़ लेना जो हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखते हैं, डेबिट साइड वाले सारे आइटमों को जोड़ लेना है ना। तो ये रट तो रखा ही आपने फॉर्मूला।
और जितनी भी चीज़ें आप कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखते हो वो सारी चीज़ आप डिडक्ट कर देना, तो क्रेडिट साइड वाले, है ना। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी योर ओपनिंग कैपिटल। तो पहले इस बात की सावधानी रखनी है कि अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं हम तो भी लॉजिक तो सेम है, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल जो गिवन है उसमें सिर्फ आपको विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो डेबिट साइड पर लिखते हैं, और एडिशनल कैपिटल माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। तो फिर आपका आंसर ओपनिंग कैपिटल का आ जाएगा। तो किसी भी तरह की कैपिटल अगर मेथड फॉलो हो रही है तो उसमें आपको क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना आना चाहिए। बाकी पार्टनर का कमीशन निकालने को अगर आ जाए तो वेरी सिंपल लॉजिक, आपने 11th में भी पढ़ा होगा। या तो वो कहेगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो आप सिंपल रेट अपॉन 100 करके निकाल लोगे, और या फिर वो कहेगा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो फिर आपको रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके निकालना पड़ेगा। तो ये बात आपने वैसे क्लास 11th में भी पढ़ रखी होगी। अब अगला कॉन्सेप्ट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब है कि हम पार्टनर से आईओडी जो लेते हैं, तो इसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला होता है रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग का मतलब है कि वो 2000 रुपये निकाल रहा है और हर महीने निकाल रहा है, तो इसमें एक यूनिफॉर्म अमाउंट यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल पर निकाला जाता है ना। वो कुछ भी हो सकता है, या वो 3000 रुपये निकाल रहा है हर क्वार्टर निकाल रहा है, ऐसा कुछ होता है। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कि भाई टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, यानी कि जो भी पूरे साल उसने ड्राइंग करी उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट अपॉन 100 से, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज पीरियड अपॉन 12 से। अब एवरेज पीरियड को निकालने का एक फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइडेड बाय 2। तो हमने वैसे ये पढ़ समझ रखा है, लेकिन आपको फिर भी 6 एवरेज पीरियड तो बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। वो 6 एवरेज पीरियड जो है वो यहाँ मैं लिख देता हूँ छोटे से बक्से में, कि अगर वो हर महीने की मंथ की बिगिनिंग में निकाल रहा है तो 6.5, मिडिल में निकाल रहा है तो 6, और हर महीने के एंड में निकाल रहा है तो 5.5। इसी तरह अगर वो हर क्वार्टर की बिगिनिंग में निकाल रहा है तो 7.5, मिडिल में निकाल रहा है तो 6, और एंड में निकाल रहा है तो 4.5। तो ये एवरेज पीरियड थोड़ा सा आपको याद रखने हैं। बाकी हाँ, क्वेश्चन अगर साइलेंट है और उसने नहीं बताया कि वो कब कब विड्रॉ करता है, तो सीबीएसई की अजम्पशन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि हम ये मानते हैं कि वो हर महीने के मिडिल में निकाल रहा है, तो इसीलिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट एवरेज पीरियड 6 लेना पड़ता है। तो यानी कि आप 6/12 कर देते हो अगर क्वेश्चन में मान लो कुछ भी नहीं बता रखा और खाली ऐसे ड्राइंग्स देकर छोड़ दिया तो। अच्छा, दूसरा होता है इर्रेगुलर ड्राइंग्स का। इर्रेगुलर ड्राइंग का मतलब तो है कि वो अलग अलग अमाउंटों पर अलग अलग डेट्स पर अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करता है। तो उसका एक सिंपल सा मेथड है, हम प्रोडक्ट मेथड जिसको कहते हैं, कि मान लो उसने अलग अलग डेट्स पर कुछ अलग अलग अमाउंट्स निकाले, है ना, जो भी डेट्स दे रखी हैं और जो भी अमाउंट दे रखा है। तो आप सिंपल क्या करोगे, आप पहले टाइम लेफ्ट निकाल लोगे अप टू 31 मार्च, है ना। तो जो भी तारीख है वहां से 31 मार्च तक मान लो 4 महीने हैं, 3 महीने हैं, 2 महीने हैं, 5 महीने हैं, जो भी वॉट, और फिर आप प्रोडक्ट निकाल लोगे। तो अमाउंट को और टाइम लेफ्ट को मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इन सारे प्रोडक्ट्स का टोटल निकाल लोगे जिसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। तो फिर हम अपना एक फॉर्मूला लगा देते हैं ये वाला, यानी कि टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो हमारा सीधा सीधा जो है वो आईओडी आ जाता है अगर वो अलग अलग दिनों पर अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करता है तो, है ना। तो बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है जी आपका पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ एरर्स हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कि आईओसी आपको देना था पर आप देना भूल गए, या आईओसी आपने ज़्यादा दे दिया,
या आईओसी आपने कम दिया, है ना, इस तरह से कुछ गलतियां हो जाती हैं। सेम गलतियां सैलरी को लेकर भी हो सकती हैं कि आपको सैलरी देनी थी पर आप देना भूल गए, या सेम तरह से गलती आईओडी को लेकर भी हो सकती है कि आपको आईओडी लेना था पर लेना भूल गए, या आपने आईओडी ज़्यादा ले लिया या आपने आईओडी कम ले लिया। कई बार प्रॉफिट का शेयरिंग रेशो में गड़बड़ हो जाती है, कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, वो आपने गलत बांट दिया। तो गलतियां जो है वो इसमें नाना प्रकार की हो सकती हैं, है ना। तो हमने इसके अलग अलग केसेस भी लेक्चर में अटेंड कर रखे हैं। कम से कम शायद 12 या 13 एग्जाम्पल्स करें कि कितने अलग अलग प्रकार की गलतियां हो सकती हैं, और हर गलती में आपको थोड़ा सा स्टेप्स को या सोच के हिसाब से उसको ठीक करना पड़ता है। तो हम इसमें बेसिकली करते क्या हैं, हम उसका एक ब्रीफ एक आइडिया ले लेते हैं। हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, है ना। दूसरा मेथड हमें फॉलो नहीं करना एग्जाम के लिए, तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो हमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं हमारे 3 पार्टनर्स हैं, तो हम तीनों पार्टनर्स की एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। अब इसमें कुछ स्कूल वाले कहते हैं कि आप एक फर्म का भी या टोटल का भी कॉलम बनाओ, तो वो हमारे हिसाब से तो अनिवार्य नहीं है। आपकी टीचर बोले बनाओ तो बना दो, नहीं बनाओ तो मत बनाओ, मेरे तरफ से कोई टेंशन नहीं। अब इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे आप मान लो कोई भी अप्रोप्रिएशन देना भूल गए, मान लो आप सैलरी देना भूल गए, आईओसी देना भूल गए, या पार्टनर को कमीशन देना भूल गए। अगर आप कोई चीज़ देना भूल गए हो तो आप उन चीज़ों को क्रेडिट कर दो, जो भी चीज़ देना आप भूल गए, सिंपल। और वो अमाउंट जोड़कर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर दो। तो ये एक सबसे सिंपल तरीका होता है। अगर आप सिर्फ कुछ चीज़ें देना भूले हो, तो जो भी आपका ये अमाउंट होगा, इन अमाउंटों को जोड़कर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो डेबिट का मतलब आप समझ लो पार्टनर से लेना, यानी उसको नेगेटिव लिख देते हैं, और फिर इसको नेट इफेक्ट निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तरह की गलती तो ये हो गई। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि वो आईओसी और सैलरी और कमीशन यानी कि इसके अलावा अप्रोप्रिएशन के अलावा कह देता है कि आप आईओडी लेना भी भूल गए। तो उस केस में फिर आपको आईओडी जो भी था वो लेना पड़ेगा पार्टनर से, तो आप उसको डेबिट कर दोगे। तो यहाँ पर आपकी बेसिकली, क्योंकि क्रेडिट की भी कुछ चीज़ें भूल गए थे आप, डेबिट की भी कुछ चीज़ें भूल गए थे आप, तो अब आपको यहाँ पर जो नेट अमाउंट निकालना है, उसके लिए मैंने एक आपको वैसे बताया था भगवान कृष्ण का रूल लगाना है। यानी कि जो टीम कमज़ोर है, आप कमज़ोर टीम का साथ देते हो, तो कमज़ोर टीम जो भी होगी उस टीम का आपको साथ देना है। ये मैंने मेन लेक्चर में सिखाया था, जिन बच्चों को याद है तो वेरी गुड, जिनको नहीं याद तो वो मेन लेक्चर देख लेना। तो आपको जो भी कमज़ोर टीम होती है उसका साथ देना होता है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो अमाउंट आप जो भी है, डेबिट है क्रेडिट है जो भी होगा कमज़ोर, उसके अकॉर्डिंगली आप लिख लोगे, और फिर आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा। तो एक तरीका ये होता है गलतियों को करने का। अच्छा, मेन चीज़ सुनना अब अगली वाली। बहुत सी दफ़े हमारा प्रॉफिट रेशियो ही गलत होता है। जो सबसे बड़े क्वेश्चंस होते हैं, वो कहता है कि हम ये देना लेना तो भूले ही भूले, साथ ही साथ हमने प्रॉफिट भी गलत रेशियो में बांट दिया। तो अगर हम गलत रेशियो में प्रॉफिट बांटते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि जो भी गलत प्रॉफिट्स बांटे गए हैं, सबसे पहले आप वो गलत प्रॉफिट्स पार्टनर से वापस ले लोगे। यानी कि आपको गलत प्रॉफिट्स पार्टनर से क्या करने हैं, डेबिट करने हैं। तो पहला स्टेप आपका ये बन जाएगा उस केस में। उसके बाद आपने आईओसी नहीं दिया, सैलरी नहीं दी, वो सब लिख लोगे, आईओडी नहीं लिया, वो सब लिख लोगे, और आपको फिर उसके बाद करेक्ट प्रॉफिट निकालने पड़ते हैं रफ में, और करेक्ट प्रॉफिट को करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करके फिर आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी कि उन्हें देना पड़ेगा। तो फिर आपका इस तरह से एक नेट इफेक्ट बन जाएगा। तो मतलब पॉइंट ये है कि आप इसको रट नहीं सकते, इस कॉन्सेप्ट को, कि एक फॉर्मूला रट लिया और आप सोचो हर सवाल में वो लग जाएगा, क्योंकि इसमें कम से कम अलग अलग तरह के ही 12 13 या 14 15 वैरायटी हैं क्वेश्चनों की। तो ध्यान रखना बच्चों, मैं इसीलिए लिख देता हूँ कि इसमें आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन थोड़ा डिपेंड करना पड़ेगा कि भाई किस में क्या स्टेप लगाने हैं। उसके लिए आप मेन लेक्चर जो है उसके सारे एग्जाम्पल ज़रूर अच्छे से करना, तभी आपको क्वेश्चन पर ग्रिप आएगी। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट यही होता है कि कुछ गलतियां हो जाएंगी और गलतियों को हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट होता है वो और चर्चा कर लेते हैं इस चैप्टर का, वो होता है गारंटी को लेकर। अब गारंटी का मतलब क्या, गारंटी का मतलब ये कि एक पार्टनर है, हम उस पार्टनर को कहते हैं कि भाई तुम्हें मिनिमम, कम से कम
10,000 रुपए मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट के, तो इसे बोल देते हैं हम गारंटी। तो अब गारंटी जो होती है वो हो सकता है या तो कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर दे रहा हो दूसरे पार्टनर को, या कई बार हो सकता है फर्म दे रही हो। फर्म का मतलब होता है बचे हुए दोनों पार्टनर्स दे रहे हो। और कई बार उल्टा भी होता है, कभी कभी तो ऐसी भी गारंटी देखने को मिलती है कि एक पार्टनर जो होता है वो फर्म को गारंटी देता है, वो कहता है फर्म को कि मैं इतने पैसे कमा के लाऊंगा। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि 3 तरह की गारंटियां हो सकती हैं, है ना। और हमने तीनों के वैसे सवाल कर रखे हैं। अब पॉइंट बस ये है कि आपको इसमें निकालनी है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कैसे निकलती है कि भाई मान लो आपने उसको गारंटी दी कि हम तुम्हें 10,000 रुपए प्रॉफिट देंगे, लेकिन एक्चुअल में उसका प्रॉफिट मान लो निकला सिर्फ 7,000। तो आप क्या बोलोगे कि भाई 3,000 रुपए कम है। तो इस 3,000 रुपए को बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो आपको बस इसकी एंट्री याद रखनी है कि हम ये 3,000 रुपए क्या करेंगे, हम जो भी पार्टनर को गारंटी दी गई है उस पार्टनर को 3,000 रुपए दे देंगे। तो जो भी वो पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट तो 3,000 रुपए से क्रेडिट हो गया। अब गारंटी देने वाले कौन थे? अगर मान लो खाली ए ने गारंटी दी तो हम ए को डेबिट कर देंगे 3,000। अगर खाली बी ने गारंटी दी तो बी को डेबिट कर देंगे 3,000। अगर मान लो ए और बी दोनों ने मिलकर गारंटी दी तो ए और बी दोनों को डेबिट कर देंगे। तो मतलब जो गारंटी दे रहा है, जो गारंटी दे रहा है उसे डेबिट करना है आपको। तो ये बन गया आपका कॉन्सेप्ट। तो गारंटी देने वाले को डेबिट कर दिया और जिसे गारंटी मिल रही है उसे क्रेडिट कर दिया। तो 3,000 रुपए इस प्रकार से हो जाएंगे। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि कई बार पार्टनर ही फर्म को गारंटी देता है। पार्टनर कहता है फर्म से कि फर्म फर्म मैं तुम्हें 10,000 रुपए कमा के लाऊंगा, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन मान लो एक्चुअल में पता चला, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्चुअल में इसने खाली 6,000 रुपए ही कमाए। तो हम क्या कहेंगे, 4,000 रुपए इसने कम कमाए, 4,000 रुपए डेफिशिएंसी हो गई। तो अब हम इस पार्टनर से 4,000 रुपए ले लेंगे, तो इसीलिए उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 4,000 रुपए। और ये 4,000 रुपए फर्म के लिए एक तरह से पैसे आ गए। तो फर्म इसे अपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिख लेगा। तो बस आपको इस केस में ये वाली जर्नल एंट्री पर फोकस करना है, इसको ध्यान रखना है बस। तो ये हो गया जी आपके फंडामेंटल चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म। तो इसमें और कुछ भी नहीं है। अब अगला चैप्टर तो बेसिकली कुछ है ही नहीं, जिसका नाम वैसे तो है गुडविल। तो गुडविल के बारे में तो आपको पता है कि गुडविल क्या होती है। गुडविल मतलब ब्रांड वैल्यू, है ना। हमको तो बस ये निकालना है इस चैप्टर में कि गुडविल कैलकुलेट कैसे होगी। 3 नंबर का चैप्टर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर का। तो हमें इसमें जो मेथड्स अगर देखें तो एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया, है ना, जिसमें या तो सिंपल या वेटेड एवरेज। सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया, या कैपिटलाइजेशन मेथड हो गया, जिसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब आपको इसमें तो फॉर्मूला ही याद रखना है। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सिंपल, तो ये तो हमें पता ही है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में कैसे निकालते हैं हम, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हाँ, किसी को अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं पता कि कैसे निकाला जाता है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। बेसिकली अलग अलग साल के जो प्रॉफिट दे रखे होंगे, मान लो आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं 3 साल के जो भी, और उनके वेट्स दे रखे होंगे। तो वेट्स आमतौर पे 1 2 3 होते हैं। तो आप अपना इन्हें मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लेना जो भी आएगा, और फिर बस आप टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देना टोटल वेट से, यानी कि 6 से। तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट करोगे तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। बेसिकली ये होता है। अब इसमें लेकिन एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो हमारे प्रॉफिट कभी कभी कुछ गलतियों से भरे हुए होते हैं, मिलावटी प्रॉफिट्स होते हैं। तो वो जो मिलावटी प्रॉफिट्स उसने हमें दे रखे हैं, गिवन है, उन मिलावटी प्रॉफिटों को हमें बिल्कुल शुद्ध बनाना पड़ता है, यानी कि उन गलतियों को हटाना पड़ता है। तो जितनी भी मतलब गलतियां हैं, अशुद्धियां हैं, उन्हें हटाने के लिए हम कुछ चीज़ें ऐड बैक करते हैं। अब क्या क्या चीज़ें ऐड बैक करते हैं भाई, मान लो कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया,
आपने एसेट को बेचा तो उसमें नुकसान हो गया, आपका ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, आपका क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया, आपके कोई नॉन रिकरिंग खर्चे थे जो भविष्य में नहीं होंगे, आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लिया, और अगर उसमें कोई डेप्रिसिएशन है तो उसको भी आपने डिडक्ट कर दिया। तो मतलब इस तरह से आपको कुछ गलतियां हैं जिन्हें ऐड बैक करना है, और इन सब की मैंने एक एक की डिटेल बता रखी है मेन लेक्चर में, अगर आपको समझना है। लेकिन रिवीजन अगर जिसको करना है उसको याद होगा कि हाँ ये बातें ऐड बैक करनी है। इसी तरह कुछ बातों को डिडक्ट करना है। आपको कोई अब नॉर्मल गेन हो गया, फायदा हो गया, आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, आपका ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया, ये सब गलतियां गिवन होंगी क्वेश्चन में। या आपकी कोई नॉन रिकरिंग इनकम आपको मिल गई जो भविष्य में नहीं होगी, मान लो आपको लॉटरी इनकम मिल गई, है ना, तो वो बेकार है। या आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से कोई इंटरेस्ट मिल गया, तो ये मेन बिजनेस की इनकम नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो इन सब चीज़ों को हम लेस यानी कि हटा देते हैं। इसी तरह मान लो आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, अगर उस पर डेप्रिसिएशन था तो उसको भी माइनस कर दिया, तो फिर वो लेस कर देंगे। आपने पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देनी है, वो लेस कर देंगे। आपको कोई भविष्य में खर्चा करना है जैसे इंश्योरेंस वगैरह का, या एनुअल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होंगे, वो लेस कर देने। तो मतलब ये कुछ चीज़ें ऐड बैक कर दी, कुछ चीज़ें लेस कर दी, और ये आपके शुद्ध प्रॉफिट्स आ गए, यानी कि एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ गए। तो आप इनका एवरेज लोगे फिर क्वेश्चन निकालने के लिए। तो बस ये आपको वैसे दे रखा होगा। अच्छा जी, दूसरा तरीका सुपर प्रॉफिट मेथड का। सुपर प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला तो सिंपल है, सुपर प्रॉफिट इंटू NYP। लेकिन सुपर प्रॉफिट निकलता कैसे है? सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी पता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो बस इसमें आपको एक ही फॉर्मूला रटना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाएगा सर। तो उसके दो फॉर्मूले होते हैं, या तो पार्टनर्स की पूंजियां जोड़ लो, पार्टनर का रिजर्व जोड़ लो, और एग्जिस्टिंग गुडविल अगर है, कूड़ा अगर है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर है, तो उन्हें माइनस कर दो। इसी प्रकार अगर आपको दूसरा फॉर्मूला लगाना हो तो टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर दो, एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस कर दो, कूड़ा माइनस कर दो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो। तो मैंने आपको दोनों लिखवा रखे हैं, और आपको बस रटना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता कैसे है। बाकी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपको पता ही है कि जो हम अपने मेन बिजनेस के हटके किसी और जगह निवेश कर देते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। उसके बाद जी तीसरा मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो प्रकार होते हैं, एक को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें आपका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल और सीधा है, अगर एक बार में याद रखना हो, वो ये कि हम अपने एवरेज प्रॉफिट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 100/NRR से। तो इसे बोला जाता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, और उस कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से माइनस कर देते हैं नेट एसेट्स को। नेट एसेट्स मतलब वही कैपिटल एम्प्लॉयड, सेम फॉर्मूला जो आपने अभी अभी ऊपर देखा। तो बस फिर आपकी सीधी गुडविल आ जाती है। कैपिटलाइजेशन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है पहचान, कि इसमें आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज की आवश्यकता नहीं होती। तो ये इसकी खासियत है कि आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज इसमें नहीं चाहिए बस। और अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट होगा तो आपने सुपर प्रॉफिट निकाल के उसे मल्टीप्लाई कर देना है 100/NRR से। सुपर प्रॉफिट आपको पता ही है कि कैसे निकलता है। तो ये बड़ा सिंपल हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये बेसिकली चैप्टर जो है आपके बस 4 फॉर्मूलों से हो जाता है। अब इसी का एक्सटेंशन है, वो और कवर कर लेते हैं एक बार, वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कि पार्टनर्स अपना रेशो बदल लेंगे। तो ऑब्वियसली अगर पार्टनर अपना रेशो बदल लेते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई करते हैं कि भाई मान लेते हैं 3 पार्टनर्स हैं ABC, तो इनका कुछ ओल्ड शेयर था, फिर इनका कुछ नया शेयर भी होगा, तो हम ओल्ड शेयर में से नया शेयर माइनस करते हैं। ठीक है जी। तो ओल्ड शेयर में से जब आप नया शेयर माइनस करोगे तो आपका कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा। अब वो आंसर हो सकता है किसी का पॉजिटिव आ जाए, किसी का नेगेटिव आ जाए,
कुछ भी आ सकता है। तो आपको इंटरप्रिटेशन सही करनी है। जिसका पॉजिटिव आता है वो इसका मतलब सैक्रिफाइस कर रहा है, और जिसका नेगेटिव आ रहा है वो इसका मतलब गेन कर रहा है। ठीक है, अब मैं जो बोलूंगा उसे ध्यान से सुन लेना, इस पे बहुत नाटक नौटंकियां मचाते हो नहीं तो आप बाद में। अब आप कहते हो कि सर आगे एक चैप्टर में किताब में तो दूसरा फॉर्मूला दे रखा है, जब रिटायरमेंट पढ़ते हैं, डेथ पढ़ते हैं, उसमें तो न्यू माइनस ओल्ड दे रखा है। तो मेरे प्यारे निकम्मो, अगर आप न्यू माइनस ओल्ड भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इंटरप्रिटेशन सही होनी चाहिए। तो अगर आप न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करोगे तो भी आपके कुछ आंसर आएंगे। हो सकता है किसी का नेगेटिव आ जाए, किसी का पॉजिटिव आ जाए। तो बस आपकी इंटरप्रिटेशन सही होनी चाहिए। तो अगर आप न्यू माइनस ओल्ड कर रहे हो तो उस टाइम पर नेगेटिव वाले को हम सैक्रिफाइसिंग बोलते हैं, और जिसका पॉजिटिव आ रहा होता है उसको हम गेन बोलते हैं। तो जैसे मर्जी निकाल लो। अब ये यूनिवर्सल हो गया। तो जैसे सूर्य को आप झुटला नहीं सकते, उसी तरह इस बात को भी आप झुटला नहीं सकते। आंसर दोनों से सेम आएगा, बशर्ते आपकी इंटरप्रिटेशन सही होनी चाहिए। तो अब चाहे ओल्ड माइनस न्यू करो, चाहे न्यू माइनस ओल्ड करो, उससे हमें कोई टेंशन नहीं। अच्छा सर, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा सर, वो बताओ आप हमें। तो बच्चों जी, गुडविल दो प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं नॉन एग्जिस्टिंग वाली, मतलब जो बैलेंस शीट से बाहर होती है, और दूसरी होती है एग्जिस्टिंग वाली, यानी जो बैलेंस शीट के अंदर होती है। तो जो बैलेंस शीट के अंदर होती है उसको तो आपको जन्मों जन्मांतर तक याद रखना है कि उसे राइट ऑफ कर देते हैं हम पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में। तो एंट्री बन गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है सर। और अगर गुडविल नॉन एग्जिस्टिंग वाली यानी बैलेंस शीट के बाहर होती है तो उसकी भी एक यूनिवर्सल एंट्री होती है। गेनिंग पार्टनर्स जो भी होंगे उन्हें डेबिट कर देंगे, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स जो भी होंगे उन्हें क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी एंट्री बन गई गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, कॉन्सेप्चुअल वाली। तो दो ही गुडविल हो सकती हैं, तो दोनों के ये बादल आपको बस सिंपली याद रखने हैं। उसके बाद फ्री रिजर्व और कूड़ा, तो इन दोनों को और देख लेते हैं क्योंकि ये भी सिंपल है। फ्री रिजर्व्स आपको बता रखे हैं कि मतलब जिन्हें हम चॉकलेट बोलते हैं। तो चॉकलेट्स जो होती हैं, जब क्वेश्चन में साइलेंट हो, कुछ ना बोले, तो हम उन्हें ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उसकी एंट्री हो गई रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में। और जो कूड़ा होता है यानी कि फिक्टिशियस एसेट जिन्हें हम कूड़ा बोलते हैं, तो इसकी भी अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एक एंट्री होती है राइट ऑफ करने की। तो यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट ओल्ड रेशो में। तो कोई भी फ्री रिजर्व या कोई भी कूड़ा अगर है तो आप उसको इस तरह से डील कर सकते हो। अब जो है, अब आओ बच्चों, अब देखो, पहले हम कुछ बात करते हैं दो स्पेसिफिक रिजर्व्स की। ठीक है जी। पहला स्पेसिफिक रिजर्व होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो आप ऐसा, इसको मैंने बता रखा है कि एक समझ लो एक मटका है, और इस मटके में हमने पानी भर रखा है। फिगर्स याद रखना बस, ताकि हमारा काम आगे सही चलता रहे। मान लेते हैं 10,000 रुपए। ठीक है जी। अब ये मटका हम इसलिए बनाते हैं कि हम इसका ढक्कन तब हटाएंगे मटके का अगर कोई मजदूर जो है, मान लो हमसे क्लेम मांगने आ गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम या लाइबिलिटी, कि उसको चोट लग गई तो हमें उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो हम अपने इस मटके में से मतलब एडजस्ट कर लेंगे। एक तरह से हमने मटका इसी सोच के साथ पहले बना रखा है। तो अब इसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं। केस 1, तो अगर मान लो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, किसी को चोट नहीं लगी, सब कुछ ठीक है, तो उस केस में तो हम इस मटके के सारे 10,000 रुपए को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जस्ट लाइक फ्री रिजर्व जो हमने पहले करा। सिंपल। केस 2, केस 2 मान लेते हैं कि एक मजदूर ने हमसे क्लेम मांग लिया, और उसने क्लेम एग्जैक्ट 10,000 रुपए का मांगा कि भाई मुझे 10,000 रुपए चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को डेबिट कर देंगे 10,000 रुपए, और अब एक नया हमारा लाइबिलिटी क्रिएट हो गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 10,000 रुपए। तो यहाँ पार्टनर को हम देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो नहीं देंगे, तो इसीलिए पार्टनर को यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। फिर मान लेते हैं केस 3,
कि मजदूर का हाथ कट गया और उसने हमसे क्लेम मांगा 6,000 रुपये। तो यहाँ पर भी हमारी एंट्री जो होगी वो सेम लाइंस पर होगी। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 10,000 रुपये हमारा मटके से पानी निकल गया बाहर, जिसमें से टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 6,000 रुपये, ये हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई जो मजदूर ने हमसे मांगी। लेकिन इस बार हमारे पास अभी भी मटके में 4,000 रुपये बचे हुए हैं। तो हम ये बचे हुए 4,000 रुपये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आपकी एंट्री कुछ कुछ इस प्रकार की बन गई, बस सिंपल। तो इसमें कोई बहुत मुश्किलात बातें हैं ही नहीं। अच्छा, कभी कभी और सोच लेते हैं वर्स्ट सिनेरियो में कि मजदूर कह रहा है मेरे दोनों हाथ कट गए और वो हमसे मान लेते हैं 16,000 रुपये क्लेम मांग रहा है। तो अब इस बार हमारी एंट्री किस पैरामीटर पे चलेगी? वही सेम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 और टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 16,000, क्योंकि मजदूर की लाइबिलिटी अब 16,000 की है। अब हमारे पास क्योंकि मटके में ऑलरेडी 10,000 ही हैं और मजदूर क्लेम मांग रहा है 16,000 का, तो यानी कि 6,000 एक तरह से हम कहेंगे हमारा नुकसान सा हो गया एक्स्ट्रा। तो अब नुकसान कहाँ डेबिट करना है हमें? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसीलिए 6,000 रुपये आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होते हुए नजर आएंगे। तो उस केस में आपकी एंट्री बन गई है। और ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन में अगर लॉस हुआ है हम कह रहे हैं, तो ये रिवैल्यूएशन का लॉस आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दोगे, जो हम आगे वैसे भी देखेंगे। तो बस स्पेशल मटका बेसिकली आपको सिर्फ सोचना है कि क्या होगा, दैट्स इट। इसी तरह दूसरा स्पेशल मटका होता है, इसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये हम क्यों बनाते हैं? हमने मान लो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अपना एक प्रॉपर्टी खरीद रखी है कहीं 1,00,000 रुपए की, लेकिन हमें डर है कि कहीं ये इन्वेस्टमेंट में कोई गिरावट ना आ जाए। तो हम एक मटका क्रिएट करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि भाई कोई गिरावट आएगी तो इस मटके के पानी से एडजस्ट कर लेंगे। तो IFR। तो मान लेते हैं हमारा मटका है 10,000 का। अब क्या क्या बातें हो सकती हैं? केस 1, मान लो कोई गिरावट नहीं हुई, नो गिरावट, हमारी मार्केट वैल्यू जो है अभी भी 1,00,000 ही है। तो अब हम क्या करेंगे? अब ऑब्वियसली हम इस मटके के पानी को, यानी इस IFR के 10,000 को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जस्ट लाइक फ्री रिजर्व, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये हो गया। लेकिन अगर मान लो हमारी मार्केट वैल्यू हो गई इन्वेस्टमेंट की 98,000 रुपये, तो इसका मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कितनी गिरावट हुई? 2,000 की। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे? देखना ध्यान से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, क्योंकि ये तो हमारा 10,000 का मटका है जो हमें फोड़ना है। अब जो भी गिरावट हुई उसके लिए हम लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि हमारी 2,000 रुपये की गिरावट हुई। तो अब मटके से 2,000 रुपये तो गिरावट में चले गए। अब मटके में लेकिन बचे कितने? 8,000। तो वो बचे हुए 8,000 हम पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे देंगे। तो आपकी एंट्री ये बन जाएगी, वेरी सिंपल। अच्छा, हो सकता है कि मान लो मार्केट वैल्यू जो है वो इन्वेस्टमेंट की हो जाए 90,000, यानी कि हमारी गिरावट हुई कितने रुपए की? 10,000 की। तो अब हमारी एंट्री क्या बनेगी? सेम लाइंस पर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, क्योंकि मटका 10,000 का है और हमारी गिरावट भी हुई 10,000 की, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000। अब इस बार हमारे पास मटके में कुछ भी नहीं बचा पानी, तो हम इस बार पार्टनर को अब कोई भी पैसा नहीं देंगे। तो आपकी एंट्री ये बन गई। तो ये भी सिंपल। अच्छा जी, उसके बाद केस 4, मान लेते हैं मार्केट वैल्यू हो गई हमारे इन्वेस्टमेंट की 87,000। तो हम क्या कहेंगे? कितनी गिरावट हुई? 13,000 की। तो हमारी एंट्री वही सेम लाइंस पर चलेगी, वेरी सिंपल, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, क्योंकि मटका फूटा 10,000 का। फिर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हमारी गिरावट आई 13,000 की। अब यहाँ पर स्पेशल बात ये कि हमारा मटका था 10,000 का, लेकिन गिरावट है 13,000 की, एक्स्ट्रा गिरावट आ गई 3,000 की। तो हम इस एक्स्ट्रा गिरावट को यानी कि नुकसान को कहाँ डेबिट करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसीलिए आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट
3,000 रुपए से डेबिट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये हमारा नुकसान हो गया। और ऑब्वियसली क्योंकि रिवैल्यूएशन में नुकसान हुआ है तो इस नुकसान को आप पार्टनर्स के बीच में भी डिवाइड कर दोगे। अच्छा, कभी कभी भगवान का आशीर्वाद होता है आपके सर पे और गिरावट आती ही नहीं है, इनफैक्ट बढ़ोतरी हो जाती है। यानी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू मान लेते हैं हो गई 1,05,000, तो इसका मतलब इस बार तो बढ़ोतरी हुई है, वैल्यू बढ़ी 5,000 रुपए, तो इस बार तो कोई गिरावट है ही नहीं। तो अब तो जो IFR है हमारा, तो एंट्री देखो सेम लाइंस पर, IFR अकाउंट डेबिट 10,000, तो ये पूरा का पूरा मटके का पानी किसे मिल जाएगा? पार्टनर्स को। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, क्योंकि हमारा गिरावट इस बार है ही नहीं, लेकिन इस बार उल्टा बढ़ोतरी है, फायदा हो गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने का, इस फायदे का जर्नल एंट्री क्या होता है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,000 रुपये बढ़ गई और फायदा है तो कहाँ क्रेडिट करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसकी एंट्री बन गई इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, फायदा हो गया 5,000 का। और ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन का अगर फायदा हुआ है तो ये फायदा फिर पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर हो जाएगा, जो हम वैसे आगे देखेंगे। तो बेसिकली आपको बस ये याद रखना है कि चाहे WCR हो या IFR हो स्पेशल, इनके बारे में बस आपको ये देखना है कि क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कर लेना है, सिंपल। अच्छा, अब आते हैं जी ट्रीटमेंट्स पर, मुंशीगिरी पर, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब देखो जी प्यारे प्यारे बच्चों, मुंशीगिरी कैसे करनी है। कई बार क्वेश्चन देगा कि पार्टनर्स पुरानी वैल्यूज को चेंज नहीं करना चाहते, यानी कि वो पुरानी वैल्यूज को ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो अब उस केस में आपको ऊपर वाली एंट्रियां नहीं करनी जो हमने पहले पढ़ी कि भाई फ्री रिजर्व है तो बांट दो, चॉकलेट है तो बांट दो, कूड़ा है तो राइट ऑफ कर दो, वो नहीं करना। फिर कुछ और करना है। क्या करना है सर? आपको जितने भी चॉकलेट्स दे रखे होंगे उन्हें लिख लो, ठीक है सर। जितने भी कूड़े दे रखे होंगे उन कूड़ों को माइनस कर दो, ठीक है सर। तो आपका एक नेट अमाउंट आ गया। अब अगर तो ये नेट अमाउंट पॉजिटिव है तो आपकी कॉन्सेप्चुअल एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और अगर तो ये नेट अमाउंट नेगेटिव है तो फिर आपकी कॉन्सेप्चुअल एंट्री इसका उल्टा बन जाएगी, यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग। बस। अब इसमें आप ज्यादा ये मत सोचना कि ये क्यों होता है सर, उसको हमने क्यों करा ये डेबिट। अब वो क्यों के पीछे लगना हमने मेन लेक्चर में समझा भी है, वो फिर आधे घंटे का कार्यक्रम होता है। तो आप अभी वाई पे मत जाना कि ये क्यों होता है, आप तो बस ये याद रखो कि क्या होता है। तो अगर ये नेट इफेक्ट पॉजिटिव है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और अगर ये नेगेटिव है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। बस ये हो गई आपकी सिंपल एंट्री। तो इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। फिर उसके बाद होता है जी अगला कॉन्सेप्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आपका आगे के हर चैप्टर में काम आता है। इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक होता है कि आपका अगर कोई भी फायदा हो रहा है उसे आप क्रेडिट करोगे। अब फायदा कब होगा? सर एसेट की वैल्यू बढ़ गई, सर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, सर एक नया एसेट हमें मिल गया, तो ये फायदा हो गया। और अगर आपका कोई भी नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को आप डेबिट करोगे। तो सर नुकसान कब होता है? एसेट की वैल्यू कम हो गई, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, या आपके सर पे कोई नई लायबिलिटी आ गई, या पार्टनर ने कोई खर्चा कर दिया, ये आपने क्वेश्चन में कर रखा है। तो इस तरह की बातें आमतौर पे डेबिट में आ गई। बस फिर आपको टोटल करना है, टोटल टोटल करके बैलेंस निकालना है। तो अगर बैलेंस इधर बचा तो आप कह दोगे प्रॉफिट, बैलेंस अगर उधर बचा तो आप कह दोगे लॉस। तो बेसिकली ये हो गया आपका प्रॉफिट या लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का कई बार क्वेश्चन कहता है कि पार्टनर्स ये कह रहे हैं कि रिवाइज्ड फिगर शो मत करो, मतलब कि एसेट और लायबिलिटीज जो हैं उनका रिवैल्यूएशन तो हुआ, लेकिन पार्टनर्स चाहते हैं कि हमें शो नहीं करनी रिवाइज्ड फिगर्स, हमें तो पुरानी फिगर्स ही शो करनी है। तो हम कहते हैं चलो ठीक है।
तो फिर जो भी आपका फायदा हो रहा है उन फायदों को आप लिख लो, जो भी आपका नुकसान हो रहा है उन नुकसान को भी आप माइनस करके लिख लो। तो फिर आपका एक नेट अमाउंट आ जाएगा। ऑब्वियसली या तो प्रॉफिट आएगा, मतलब पॉजिटिव है तो प्रॉफिट आएगा, नेगेटिव है तो मतलब लॉस आएगा, कुछ भी आ सकता है भाई वो तो आपको क्या याद रखना है, जर्नल एंट्री बस। ध्यान रखना, वाई नहीं याद रखना, वॉट याद रखना है, क्या। तो अगर प्रॉफिट आया तो फिर से वही एंट्री बन गई आपकी कॉन्सेप्चुअल, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और अगर लॉस आया तो फिर से आपकी वही एंट्री बन गई, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो डिपेंड करता है कि भाई रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है और क्वेश्चन ने क्या दिया है, बस। तो अगर क्वेश्चन ने दिया है कि वैल्यूज हमें शो नहीं करनी रिवाइज्ड वाली और पुरानी फिगर्स ही शो करनी है, तो आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर दो, रिवैल्यूएशन लॉस के लिए सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग कर दो, बस। उसके बाद तो खैर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना वो सब देता है, वो सब चीज़ें तो क्वेश्चन में हम बनाते ही हैं, एज यूजुअल हैं, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो सिंपल ढांचा बनाया, पोस्टिंग कर दी, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बच गया, बैलेंस शीट बना दी, एसेट लायबिलिटी लिख ली और वो टैली कर गई। तो अब बच्चों बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला चैप्टर है आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप समझ लो 50% आप ऑलरेडी सीख चुके होते हो। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है नया रेशो या सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना, ठीक है। अब इसमें बेसिकली अलग अलग कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे पहला, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास नए पार्टनर का शेयर गिवन है, कि नया पार्टनर फॉर एग्जांपल 1/4 शेयर के लिए आया, लेकिन पुराने पार्टनर्स का सैक्रिफाइस क्या है वो क्वेश्चन ने नहीं बताया, उस बारे में वो साइलेंट है। तो हम कैसे नया रेशो निकालते हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट टोटल शेयर बी 1, उसमें से नए पार्टनर का शेयर माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए शेयर बचता है 3/4, और उस रिमेनिंग 3/4 शेयर को हम पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशो में डिवाइड कर देते हैं और फिर हमारा नया रेशो आ जाता है। तो ये सबसे सिंपल तरीका होता है, और इस तरह के सवालों में पुराना रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है बाय डिफॉल्ट। तो ये तो है सबसे सिंपल केस। केस 2 अलग तरह की कहानी हो सकती है कि कोई नया पार्टनर हमारे बीच आया और इस बार पुराने पार्टनर्स का कोई रेशो भी दे रखा है कि नए पार्टनर के आने के बाद पुराने पार्टनर्स का रेशो ये हो गया या चेंज हो गया। तो उस केस में हमारा पहला स्टेप तो सेम रहेगा कि हम अपने रिमेनिंग पार्टनर्स के जो शेयर बचे हुए हैं पहले उसको निकाल लें, और इस बार उस रिमेनिंग शेयर को 3/4 को हम नए रेशो में डिवाइड करेंगे जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो फिर हमारा ABC का नया रेशो आ जाएगा। तो इसके भी हमने क्वेश्चन कर रखे हैं। तो बेसिकली पहला कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ रेशो से संबंधित है। इसी तरह कई बार लैंग्वेज में दे रखा होता है कि नया पार्टनर आया और उसने अपना शेयर पुराने पार्टनर से एक्वायर कर लिया, इस तरह की भी लैंग्वेज हो सकती है। तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे नया रेशो, जो भी पुराना रेशो होगा ओल्ड पार्टनर्स का A और B का, उसमें से हम माइनस कर देंगे जितना उन्होंने सैक्रिफाइस करा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास नया रेशो आ जाएगा। फिर इसी तरह एक और केस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। कभी वो कहेगा कि नए पार्टनर ने सो एंड सो शेयर ले लिया फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, और कभी वो कहेगा कि उसने नए पार्टनर ने शेयर ले लिया ऑफ एक्स शेयर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रॉम का मतलब होता है कि जब हम सीधा सीधा माइनस कर देते हैं, और ऑफ का मतलब होता है कि हम पुराने पार्टनर के शेयर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करके न्यू शेयर को निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला वही है, ओल्ड रेशियो माइनस जो भी सैक्रिफाइस हुआ उसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास नया रेशियो आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर देखो मेंशन भी कर रखा है कि आपको नॉर्मली सॉल्व करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इस पर अलग अलग वैरायटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक एक बार आप प्रैक्टिस करके नए रेशियो की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी तरह कभी कभी क्वेश्चन कह देता है कि नया पार्टनर आया और कोई पुराना पार्टनर भी कहता है कि मैं अपना शेयर रिटेन करना चाहता हूं। जैसे एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि ABC पुराने पार्टनर थे और नया पार्टनर D आ गया
1/4 शेयर के लिए, लेकिन सी कहता है कि आई विल रिटेन माई ओरिजिनल 1/5 शेयर। तो उस केस में फिर हमें किस तरह से निकालना पड़ेगा कि लेट टोटल शेयर बी 1, फिर हम नए पार्टनर का शेयर भी माइनस करेंगे, और अगर जो पार्टनर रिटेन करना चाहता है उसका शेयर भी माइनस करेंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर बच जाएगा ए और बी के लिए, और फिर इस रिमेनिंग शेयर को हम ए और बी के बीच में ही डिवाइड करेंगे और उससे हमारा नया रेशो निकल जाएगा। तो बेसिकली आपको इस तरह से नए रेशो निकालने के कुछ सवाल आ सकते हैं। अच्छा जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, जब नया पार्टनर आता है, कि हम गुडविल को कैसे डील करेंगे, है ना। क्योंकि आपको अगर याद हो स्टोरी, तो जब किसी भी फर्म में नया पार्टनर आता है तो वो अपने साथ कैपिटल के पैसे तो लाता ही है, साथ ही साथ हम उससे कुछ प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा भी मंगवाते हैं, और हम कहते हैं कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो तुम दोगे उससे हम पुराने पार्टनर्स ने जो सैक्रिफाइस करा उनकी भरपाई कर देंगे। मतलब इस तरह का उसका कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको क्या क्या इसमें करना पड़ेगा, तो देखो जी, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो तो चलो हमें पता है कि गुडविल ऑफ द फर्म को नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा। अब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा सर, ये बताओ। तो अगर तो लिखा है कि पीएफजी प्राइवेटली पे, तो हम उस केस में कहते हैं नो एंट्री, यानी कि पीएफजी की हमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं रहेगी, हमारी एंट्री सिर्फ कैपिटल की हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो वो पीएफजी लाया कैश में, तो हमारी एंट्री कैपिटल के साथ साथ पीएफजी लाने की भी हो जाएगी। और सेकेंड एंट्री इंपॉर्टेंट है कि वो पीएफजी हम किसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अच्छा, कभी कभी लिखा होगा कि नया पार्टनर पीएफजी लाया और उसे पुराने पार्टनर्स ने विड्रॉ भी कर लिया, तो हमारी पहली और दूसरी एंट्री तो सेम होगी ही, लेकिन फिर हमें एडिशनल विड्रॉ की एंट्री और करनी पड़ेगी, यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये भी हो सकता है। इसी तरह कभी कभी वो कहता है कि पीएफजी वो काइंड में लाया, काइंड का मतलब है एसेट्स लेकर आया, तो फिर आप कैश अकाउंट को डेबिट करने की बजाय जितने भी एसेट्स हैं उन्हें डेबिट करोगे, बाकी सब कुछ सेम, जो कैपिटल है, जो पीएफजी है, और पीएफजी की एंट्री एज इट इज सेम रहेगी। अच्छा, कभी कभी पार्टनर जो है वो पीएफजी का पूरा पैसा नहीं ला पाता और वो थोड़ा सा ही पैसा लेकर आ पाता है, तो उस केस में हमारी एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री तो सेम, पैसे लाने की। सेकेंड एंट्री में बड़े ध्यान से देखना, जितना पीएफजी वो लाया उतना पीएफजी तो हम पीएफजी अकाउंट में डेबिट कर देंगे, लेकिन जितना पीएफजी वो नहीं लाया उतना अमाउंट हम उसके करंट अकाउंट से छीन लेंगे। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी लिखवाया था। बाकी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को हम पूरा अमाउंट जो देना है वो दे देंगे। और कॉन्सेप्चुअल वे में अगर याद दिलवाऊं, तो मैंने आपको बताया था कि जितना भी अमाउंट हम इनकमिंग पार्टनर से ये छीनते हैं करंट अकाउंट वाला, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड पर प्रेजेंट हो जाता है। अच्छा सर, अगर नया पार्टनर पीएफजी बिल्कुल भी नहीं लाया तो भी कोई बात नहीं, आप खाली कैपिटल लाने की एंट्री करेंगे और उसके बाद पीएफजी का पूरा ही अमाउंट उसके करंट अकाउंट से छीन लिया जाएगा, यानी कि इनकमिंग पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो बेसिकली आपको एडमिशन में सिर्फ क्या याद रखना है, पीएफजी या गुडविल का ट्रीटमेंट। अच्छा सर, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल होगी बैलेंस शीट के अंदर, तो उसको हमें राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड रेशियो में, यानी कि वो एंट्री हमारी सेम रहेगी जो हमने अभी पिछले चैप्टर में भी देखी। फिर उसके बाद सर, अब बहुत सारे बच्चे एक टॉपिक नहीं करते या छोड़ देते हैं। कभी कभी एडमिशन में गुडविल दी नहीं होगी क्वेश्चन में, या पीएफजी दिया नहीं होगा क्वेश्चन में, तो फिर आपको गुडविल इसका मतलब अपने आप निकालनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं हिडन गुडविल, जिसके 3 स्टेप हैं जो आप याद कर लो, वेरी सिंपल। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप निकालो कि हमारे फर्म की टोटल कैपिटल क्या है। टोटल कैपिटल को कैसे निकालेंगे हम, नए पार्टनर की कैपिटल को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रेसिप्रोकल शेयर से, तो ये आ गई टोटल कैपिटल। फिर हम माइनस करेंगे इसमें से नेटवर्थ। स्टेप 2, नेटवर्थ का मतलब होता है कि भाई आप या तो, 2 फॉर्मूले होते हैं मेनली इसके, कि आप या तो, ये नीचे दिखा देता हूँ, पुराने पार्टनर्स की जो जो भी कैपिटल हैं उन्हें ले लो,
उसमें जो जो भी एडजस्टमेंट हैं जैसे रिजर्व वगैरह हैं वो सब जोड़ लो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है वो सब जोड़ लो, अगर कोई कूड़ा वूड़ा है तो वो माइनस कर दो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या फिक्टिशियस एसेट्स है तो माइनस कर दो, और फिर ये बन जाती है जोड़ जाड़ के कैपिटल यानी कि नेटवर्थ। दूसरा तरीका भी है कि आप सारे के सारे टोटल एसेट्स ले लो, उसमें से आप माइनस कर दो आउटसाइड लाइबिलिटी, फिक्टिशियस एसेट या एग्जिस्टिंग गुडविल, तो भी आपका आंसर आ जाता है। लेकिन कैसे मर्जी निकालो आंसर सेम आएगा। तो दूसरे स्टेप में आपने निकाल लिया नेटवर्थ, बस। तो हिडन गुडविल बन गई स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। तो स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करके आपको गुडविल पता लग जाती है फर्म की, तो इसे बोलते हैं हिडन गुडविल। फिर तो उसके बाद सेम है, आप नए पार्टनर का शेयर निकाल लोगे और पीएफजी की एंट्री एज इट इज कर लोगे जो आपने पहले भी कर रखी है। उसके बाद पूरा चैप्टर, ध्यान से मेरी बात सुनना, इसके बाद पूरा चैप्टर आपका 100% सेम है, यानी कि चॉकलेट उसका ट्रीटमेंट सेम जो आपने पहले पढ़ा, कूड़ा उसका ट्रीटमेंट सेम, यानी कि आपको इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशो में पुराने पार्टनर्स के बीच में। उसके बाद WCR उसका पूरा ट्रीटमेंट सेम जो आपने पहले पढ़ लिया, IFR उसका पूरा ट्रीटमेंट सेम जो आपने पहले पढ़ लिया। तो देखो आधी बातें वैसी खत्म हो गई। उसके बाद अगर क्वेश्चन बोले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ तो इसका ट्रीटमेंट पूरा सेम जैसा आपने पहले पढ़ लिया। बस याद रखना है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा ओल्ड रेशो में, बस। उसके बाद करते कराते आपको बस किस बात का ध्यान रखना है, जब वो आपको कहेगा कि भाई कैपिटल को एडजस्ट करें, तो फिर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में कैपिटल एडजस्ट करने के दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस होता है कि नए पार्टनर की कैपिटल आपको गिवन है, ठीक है ना, मान लो कुछ भी दे रखी है और वो कहेगा कि पुराने पार्टनर्स अपनी कैपिटल को उसके आधार पे एडजस्ट करना चाहते हैं। तो बहुत ही सिंपल स्टेप होता है इसका, स्टेप 1 हम पहले टोटल कैपिटल निकालते हैं। तो टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं, नए पार्टनर की जो भी कैपिटल दे रखी है उसे मल्टीप्लाई करते हैं उसके रेसिप्रोकल शेयर से, तो हमारे पास टोटल कैपिटल आ गई। और फिर स्टेप 2 के अंदर उस टोटल कैपिटल को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं नए रेशो में। तो हमको पता लग जाता है कि ए की, बी की या सी की क्या कैपिटल होनी चाहिए। तो जो भी इनकी कैपिटल निकलती है नए रेशो में डिवाइड कर कर, ए की, बी की, चलो सी की तो दी होती है, तो उसको हम लिख लेते हैं एज टू बैलेंस CD, जो भी निकलेगी। तो उसे आप अपने कैपिटल अकाउंट में क्या लिख लोगे, टू बैलेंस CD। अब वो लिखने के बाद फिर आपका एक बैलेंस बचना शुरू हो जाएगा। तो वो बैलेंस जो है या तो आप कैश अकाउंट से, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, या करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दोगे। तो इस पर आपने बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, तो ये कैसे भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन बोलेगा करंट अकाउंट से तो करंट अकाउंट से करेंगे, क्वेश्चन बोलेगा कैश अकाउंट से तो कैश अकाउंट से करेंगे। और करंट अकाउंट जो है उसकी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि वो नीचे फिसल जाता है, यानी कि जिस साइड भी वो बचेगा वहां से वो नीचे फिसल जाएगा, बैलेंस शीट में आ जाएगा, बस। तो ये तो हो गया आपका केस 1। केस 2 में क्या होता है कि नए पार्टनर की कैपिटल ही गिवन नहीं होती, यानी कि न्यू पार्टनर की कैपिटल आपको दे नहीं रखी होती, वी हैव टू फाइंड, हमें वो निकालनी पड़ती है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहला है स्टेप 1 कि आप पहले इसमें निकाल लो कि जो भी ए और बी, मतलब जो पुराने रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल कितनी है, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो, उनका जो भी बैलेंस बच रहा है वो निकाल लो रफ में, और उसे मल्टीप्लाई कर दो उनके देयर रेसिप्रोकल शेयर से, यानी ए और बी का जो भी शेयर होगा उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बेसिकली सॉल्व करके एक तरह से हमें टोटल कैपिटल पता लग जाती है कि भाई टोटल कैपिटल ये है। तो आपका अगले स्टेप में सीधा सीधा नए पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटल इनटू हिज शेयर, बस। तो इसमें आपको नए पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट करनी होती है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं।
ये हो गई कैपिटल एडजस्टमेंट के दो केस हैं, दोनों के क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और फिर क्वेश्चन कहेगा बैलेंस शीट बना दो, तो बैलेंस शीट में तो आपको सिंपली सारी रिवाइज्ड वैल्यूज की पोस्टिंग करनी है, तो आपकी बैलेंस शीट टैली।